अस्सलाम वालेकुम। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की क्लासिफिकेशन के बाद अब हमारे पास ड्रग्स हैं। हमने बात की थी कि कुछ डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स हैं, कुछ इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स हैं। अब हम जब ड्रग्स की एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो हमारे पास अब हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यूजेस और एडवर्स इफेक्ट्स। अब देखिए, हमने क्लासीफाई जब किया था तो हमने देखा कि कुछ जो हैं वो डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स हैं, कुछ इनडायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? जो डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स थी वो इस मैकेनिज्म को फॉलो करेंगी। होगा ये कि जब हम कोई भी ड्रग देंगे, फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन है, तो वो क्या करेगी, डायरेक्टली जाके ये जो रिसेप्टर है यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक इफेक्टर ऑर्गन के ऊपर जो रिसेप्टर है उसको जाके एक्टिवेट कर देंगी। जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा तो एसिटाइल कोलिन की जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। एसिटाइल कोलिन के जब इफेक्ट्स इंक्रीज़ होंगे तो डेफिनेटली उसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके इफेक्ट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स का है। अब इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स जो हैं उसमें हमने बात की थी कि कुछ रिवर्सिबल एक्टिंग है, कुछ इरिवर्सिबल एक्टिंग है। अब उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? पहले तो हम सिंपली ये बात करें कि हमने ये देखा था कि जब यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जब कंसंट्रेशन बढ़ती है एसिटाइलकोलिन की तो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम क्या करता है, उस एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन कर देता है कोलिन और एसीटेट में, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। हमने क्या किया, इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट दे दिया, चाहे वो रिवर्सिबल है चाहे वो इरिवर्सिबल है। वो क्या करेगा, इस एंजाइम को जाके इनहिबिट कर देगी वो ड्रग। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो एसिटाइलकोलिन की ब्रेकडाउन नहीं होगी। जब एसिटाइलकोलिन की ब्रेकडाउन नहीं होगी तो एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वो ज़्यादा बाइंड करेगी अपने रिसेप्टर के साथ, और ज़्यादा बाइंड करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब इसमें हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को इस तरह से देखना है कि रिवर्सिबल एक्टिंग जो ड्रग्स थी वो क्या करती हैं, इसके साथ बाइंड करेंगी, इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगी, लेकिन वो जो बाइंडिंग होगी उस ड्रग की इस एंजाइम के साथ वो रिवर्सिबल होगी कि कुछ देर के बाद वो एंजाइम जो है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा और दोबारा से इसकी एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। लेकिन जो इरिवर्सिबल एक्टिंग ड्रग्स हैं वो क्या करेंगी, इस एंजाइम के साथ जब वो बाइंड करेंगी तो वो जो बाइंडिंग होगी वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगी। ड्रग इसके साथ बाइंड की, इस एंजाइम के साथ वो बॉन्डिंग जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से दोबारा से वो बॉन्डिंग ब्रेक नहीं होगी। वो जो बॉन्डिंग होगी वो इरिवर्सिबल है। अब वो एंजाइम जो है वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा या डिग्रेड हो जाएगा, तो इस वजह से वो मुकम्मल तौर पे इसके इफ़ेक्ट को, इस एंजाइम के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देगी। तो दोनों टाइप की ड्रग जो हैं, डायरेक्टली एक्टिंग या इनडायरेक्टली एक्टिंग, वो बेसिकली मैकेनिज़्म इसी तरह से है कि उन्होंने अल्टीमेटली क्या करना है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट्स को इंक्रीज़ करना है। अब देखिए, होता यह है कि जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, जितनी भी ड्रग्स की हम बात करेंगे, हर क्लास के अंदर जो एक मेन ड्रग होती है हमें उसकी प्रॉपर डिटेल पता होनी चाहिए। बाकी जितनी भी ड्रग्स होती हैं उनको हमने उस मेन ड्रग के साथ कंपेयर करना होता है। तो अभी हम यही करेंगे कि एसिटाइलकोलिन को देखेंगे, उसके बाद बाकी जो ड्रग्स हैं उसको मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाऊंगा उनका कंपैरिजन का, कि अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए या एमसीक्यू में या वाइवा में तो आप इन चीज़ों में कंफ्यूज ना हों। तो जो भी हम बात करेंगे उसको हम इसी एंगल से देखेंगे कि आपको एग्ज़ाम में मैक्सिमम अगर मार्क्स लेने हैं तो वो किस तरह से लेने हैं। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि इन लेक्चर्स को अच्छे से देखें और अपने फेलोज़ के साथ भी इनको शेयर करें ताकि हर किसी का इससे जो है फ़ायदा हो। अब सबसे पहले हम एसिटाइलकोलिन की अगर बात करें, मैकेनिज़्म हमने देख लिया कि ये डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग है, ये हमें क्लासिफिकेशन में पता था, इसलिए ये डायरेक्टली जाके एक्ट करेगी अपने रिसेप्टर के ऊपर और रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी, जिसकी वजह से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के इफेक्ट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। फिर हमारे पास होता है एक्शंस, फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो हैं, हम डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर उसका क्या इफेक्ट आना है। अब सबसे पहले अगर हम हार्ट के ऊपर बात करें, हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। हमें पता है कि नॉर्मली जब भी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाता है, तो इसका मतलब एसिटाइलकोलिन जो है हार्ट रेट को कम ही करेगी। अब वो कैसे कम करेगी, ऐसे नोड के ऊपर जो फायरिंग है उसको इनहिबिट कर देगी। जब ऐसे नोड की जो फायरिंग है, इम्पल्स कंडक्शन है, वो कम हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो सिंपली इसने क्या किया, ऐसे नोड की जो फायरिंग है उसको इनहिबिट करके या उसको स्टॉप करके, कम करके, एक तो उसने हार्ट रेट कम कर दिया, दूसरा उसने स्ट्रोक वॉल्यूम जो है उसको भी कम कर दिया, स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका मेन इफेक्ट जो है वो ब्लड प्रेशर के ऊपर है। ब्लड प्रेशर जो है, हमें पता है कि ब्लड प्रेशर कम होता है जब भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो एसिटाइलकोलिन ने ब्लड प्रेशर कम करना है, लेकिन कैसे कम करना है। देखिए, हमें ना जितनी भी ड्रग्स पढ़ेंगे हमें पहली बात ये पता होना चाहिए कि वो
जिस ऑर्गन पे एक्ट कर रही है वो किस रिसेप्टर के थ्रू एक्ट कर रही है। यहाँ पे M3 रिसेप्टर्स होते हैं हमारे स्मूथ मसल्स के ऊपर जो एंडोथीलियल सेल्स हैं। तो हमारे जो ये फॉर एग्जांपल इसको इस तरह समझिए कि एक स्मूथ मसल है, इसके ऊपर एंडोथीलियल सेल्स हैं, इन एंडोथीलियल सेल्स के ऊपर M3 रिसेप्टर हैं। अब हम एसिटाइलकोलिन लेंगे, वो एसिटाइलकोलिन इसके ऊपर जाके बाइंड करेगा। ये मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको वाइवा में पूछा जा सकता है कि कैसे ब्लड प्रेशर कम करती है ये ड्रग। तो एसिटाइलकोलिन ने बाइंड किया M3 रिसेप्टर पे, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, एंडोथीलियल सेल्स ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, अब एंडोथीलियल सेल्स के ऊपर ये जब बाइंड करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये बनेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ से बनेगा, आर्जिनिन से। MCQ में आपसे पूछा जाएगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन किस जगह से हो रही है और किसके थ्रू हो रही है। तो M3 रिसेप्टर जो कि एंडोथीलियल सेल्स ऑफ स्मूथ मसल्स के ऊपर हैं, जब ये एक्टिवेट होंगे तो आर्जिनिन जो है ये क्या बना देगी, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनी इन एंडोथीलियल सेल्स में, यहाँ से वो डिफ्यूज़ करके चली जाएगी स्मूथ मसल्स में। अब आपको ये बात याद रखनी है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये पोटेंट वेज़ोडाइलेटर है। पोटेंट वेज़ोडाइलेटर है। वेज़ोडाइलेटर का मतलब है कि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगी, वेज़ोडाइलेशन करवाएगी। स्मूथ मसल जब वेज़ोडाइलेशन होगी तो ब्लड वेसल जो है वो डायलेट होंगी। जब डायलेट होंगी तो वेज़ोडाइलेशन की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो ये मैकेनिज़्म बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि एसिटाइलकोलिन जो है वो किस तरह से ब्लड प्रेशर को कम करती है। फिर इसके अलावा ब्लड प्रेशर के अलावा इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, हमें ये पता है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो GIT की मोटिलिटी बढ़ जाती है। तो एसिटाइलकोलिन भी यही काम करती है। हमारी जो सिक्रीशंस हैं GIT की, इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस हैं, सलाइवरी सिक्रीशन है, इनको इंक्रीज़ कर देगी। मोटिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, पेरिस्टालसिस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह से हमारे जो यूट्राइन मसल्स हैं, डिट्रेसर मसल्स हैं, यूरिनेट मसल जो हैं, यूरिन का फ्लो इंक्रीज़ क्योंकि होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन में, वो किस वजह से होता है कि हमारा जो ब्लैडर है उसके ऊपर यहाँ पे डिट्रेसर मसल्स होते हैं, यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स होते हैं। ये जो डिट्रेसर मसल्स हैं ये इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन होगी, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यूरिन जो है वो फ्लो करके यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो ये इफ़ेक्ट्स आएंगे जब भी हम एसिटाइलकोलिन लेंगे। इसी तरह से आइज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा, ये पिन पॉइंट प्यूपिल कर देता है, प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करवा देता है। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं हमारे एसिटाइलकोलिन की वजह से आएंगे। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हमें ये पता चल जाता है एक ड्रग का, जब हमें आइडिया हो जाता है कि ये ड्रग कैसे काम कर रही है एसिटाइलकोलिन, तो मैंने जैसे आपसे कहा कि आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कंपैरिजन, बाकी ड्रग्स को इसके साथ कंपैरिजन करें, या आपको वाइवा में पूछा जा सकता है। तो आपने कंपेयर जब करना है, देखें हमारे पास एसिटाइलकोलिन है, कार्बाकोल है, बिथेनिकोल है, पाइलोकार्पिन है, हमने इन सब का जो है कंपैरिजन देखना है एसिटाइलकोलिन के साथ। अब एसिटाइलकोलिन, कार्बाकोल, बिथेनिकोल, मेथाकोलिन या पाइलोकार्पिन जो है, देखें जब ये टेबल आपको समझ लग जाएगी तो आपको जितनी भी ड्रग्स इसके अंदर हैं उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले जो कंपैरिजन में हमारे पास चीज़ है, आप इनको अगर इंडिविजुअली कोई भी ड्रग आपको पूछी जाती है तो आप इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे उनके अंदर। सबसे पहले अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जो एसिटाइलकोलिन है ये क्वाटनरी अमाइन है। क्वाटनरी अमाइन है, इसी वजह से ये पोलर है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बस बताऊंगा, आपने इनको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर लेना है। सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए ताकि आप अगर इंडिविजुअली इनमें से कोई भी ड्रग आपसे पूछी जाए तो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन का इसी से आइडिया हो जाएगा। एसिटाइलकोलिन जो है ये क्वाटनरी है और पोलर है। कार्बाकोल भी क्वाटनरी और पोलर है। बिथेनिकोल भी क्वाटनरी है और पोलर है। अब देखें हमने क्लासिफिकेशन में ये बात की थी कि जो भी ड्रग क्वाटनरी होती है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगी, इसका मतलब वो CNS में नहीं जाएगी। इसी तरह से जो पोलर हमारे पास ड्रग्स होती हैं वो ब्रेन में नहीं जाती, सिर्फ नॉन पोलर ड्रग्स जो हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती हैं। पाइलोकार्पिन जो है ये टर्शरी अमाइन है, ठीक है, टर्शरी है और इसके साथ साथ ये क्या है, नॉन पोलर है, इसका मतलब है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी। तो केमिस्ट्री में ये कंपैरिजन हो गया हमारे पास, ये तीनों जो हैं ये पोलर हैं, क्वाटनरी हैं। पाइलोकार्पिन जो है ये टर्शरी है और नॉन पोलर है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब नहीं होगी, ये हमने पहले बात कर ली कि ये एसिटाइलकोलिन तो बिल्कुल नहीं होगी एब्जॉर्ब, ब्लड ब्रेन बैरियर में नहीं जाएगी। ये जो दोनों ड्रग्स हैं ये किसी हद तक जो है ये एब्जॉर्ब होती हैं, इससे ज़्यादा होती हैं एसिटाइलकोलिन से, लेकिन इनकी एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है। लेकिन जो पाइलोकार्पिन है ये क्योंकि टर्शरी अमाइन है, नॉन पोलर है, इसलिए इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, कम्प्लीटली ये एब्जॉर्ब होकर ब्रेन में जाएगी।
फिर मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म में हमारे पास एक एंजाइम हमने पढ़ा था एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। ये जो ड्रग एसिटाइलकोलिन है ये हो जाती है मेटाबोलाइज उस एंजाइम से, लेकिन ये जो कार्बाकोल है, बिथेनिकोल है या पाइलोकार्पिन है, इन ड्रग्स के ऊपर उस एंजाइम का कोई इफेक्ट नहीं आता। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें, क्योंकि देखें अब मेटाबोलाइज हो रही है, जब भी हम ये एसिटाइलकोलिन देंगे फ़ौरन से वो एंजाइम जो है इसको मेटाबोलाइज कर देता है, इसलिए इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बहुत कम है, वेरी शॉर्ट इसका जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, क्योंकि फ़ौरन से ये उसमें डिग्रेड हो जाती है अपने फर्दर जो मेटाबोलाइट्स हैं उसमें। अब इनका जो बाकी ड्रग्स का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा वो लॉन्गर होगा, क्योंकि इनके ऊपर वो जो ड्रग है वो जो एंजाइम है वो एक्ट नहीं कर रहा। तो ये कंपैरिजन आ गया कि इसका जो एसिटाइलकोलिन का ड्यूरेशन है वो बहुत कम है, बाकियों का ज़्यादा है। फिर हमारे पास आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम किस पाथवे से इनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं इन ड्रग्स को। तो हमारे पास जो एसिटाइलकोलिन है इसको हम आईवी रूट के थ्रू या आई ड्रॉप्स के थ्रू जो है हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो कार्बाकोल है इसमें हमारे पास जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन है वो ओरल हो सकती है, इसके अलावा आई ड्रॉप्स हो सकते हैं, इसके अलावा सबक्यूटेनियस हो सकती है। इसी तरह से जो बिथेनिकोल है इसमें ओरल और हमारे पास सबक्यूटेनियस रूट आ जाते हैं। फिर हमारे पास जो पाइलोकार्पिन है इसमें हमारे पास ओरल या आई ड्रॉप्स आ जाते हैं, ओरल आ सकते हैं या आई ड्रॉप्स आ सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए जब भी आप इसकी ये जो पॉइंट्स हैं, अब एब्जॉर्प्शन है, मेटाबॉलिज्म है, ड्यूरेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारी चीज़ें अगर आप जब कोई भी ड्रग इसमें से पूछी जाएगी उसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इनको। फिर इसके बाद हमारे रिसेप्टर्स हैं कि कौन सी ड्रग किस रिसेप्टर पे एक्ट करती है। तो एसिटाइलकोलिन जो है ये मस्करिनिक रिसेप्टर पे और निकोटिनिक रिसेप्टर दोनों पे एक्ट करती है। कार्बाकोल जो है ये मस्करिनिक और निकोटिनिक दोनों पे एक्ट करती है। बिथोनिकोल जो है ये सिर्फ मस्करिनिक पे एक्ट करती है, निकोटिनिक पे एक्ट नहीं करती। इसी तरह से पाइलोकार्पिन जो है ये भी सब सिर्फ मस्करिनिक पे एक्ट करती है, निकोटिनिक पे एक्ट नहीं करती। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर हमारे पास सिलेक्टिविटी है कि कौन सी ज़्यादा किस ऑर्गन पे जाके उसकी सिलेक्टिविटी ज़्यादा है। इसकी कोई ख़ास ऑर्गन पे सिलेक्टिविटी नहीं है। कार्बाकोल जो है ये आइज़ के ऊपर, जीआईटी के ऊपर, इसी तरह से यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर इसकी सिलेक्टिविटी ज़्यादा है। बिथेनिकोल जो है ये भी वैसे ही आई के अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि देखें इसको हम आई ड्रॉप्स में यूज़ नहीं कर रहे, इसी वजह से इसकी आई के ऊपर सिलेक्टिविटी नहीं है। ये जीआईटी और यूरिनरी ब्लैडर पे ज़्यादा सिलेक्टिव है। और जो हमारे पास पाइलोकार्पिन है इसकी सबसे ज़्यादा सिलेक्टिविटी जो है वो आइज़ के ऊपर है, और इसके अलावा ये जो है सिक्रीशंस में भी रोल प्ले करती है। एक बात आपने ये याद रखनी है कि आइज़ के ऊपर एक्ट करके पाइलोकार्पिन जो है इसका मेन जो थेराप्यूटिक यूज़ है वो ग्लूकोमा है। ये ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। ग्लूकोमा में क्या होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। ये क्या करती है पाइलोकार्पिन, उस इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करती है। इंट्राओकुलर प्रेशर कम होगा, ग्लूकोमा ठीक हो जाएगा। इसके अलावा सिक्रीशंस को इंक्रीज़ करती है। एक लफ्ज़ आपने पढ़ना है, याद रखना है, सिक्रीटागोग। सिक्रीटागोग जो है ये वो ड्रग्स होती हैं, वो एजेंट्स होते हैं जो सिक्रीशंस को इंक्रीज़ करते हैं। ये जो पाइलोकार्पिन है ये मोस्ट पोटेंट सिक्रीटागोग है, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस को इंक्रीज़ करवाती है। तो इसका मतलब है अगर किसी को एक डिज़ीज़ है ज़ीरोस्टोमिया, ज़ीरोस्टोमिया में क्या होता है, ड्राई माउथ हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है। अगर किसी को ज़ीरोस्टोमिया है, सिक्रीशंस बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, हम पाइलोकार्पिन यूज़ करेंगे। पाइलोकार्पिन एक्ट करेगी एज सिक्रीटागोग, सिक्रीशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, जिसकी वजह से ज़ीरोस्टोमिया जो है वो ट्रीट हो जाएगा। इसके अलावा जो कार्बाकोल है ये भी ग्लूकोमा में यूज़ होती है ट्रीटमेंट में, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। ये और ये जो है ये ग्लूकोमा में यूज़ हो रही हैं। अब बिथेनिकोल है इसको हम यूज़ करते हैं यूरिनरी रिटेंशन में। अगर किसी को यूरिन जो है वो रुक के आता है तो हम उसकी ट्रीटमेंट में ये यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर की जो है सिलेक्टिविटी इसकी ज़्यादा है। अब ये जो एसिटाइलकोलिन है इसका कोई यूज़ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि थेराप्यूटिकली हम इसको यूज़ क्यों नहीं करते। तो इसका सिंपली जवाब ये है कि देखें ये फ़ौरन से जब भी हम ये ड्रग देंगे फ़ौरन से एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम्स जो हैं वो इसके ऊपर एक्ट करके इसको डिग्रेड कर देते हैं। ये बहुत शॉर्ट है इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इस वजह से इसको हम यूज़ नहीं करते थेराप्यूटिकली। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको कोई भी ड्रग पूछी जाती है तो पहली बात आप उसकी लिखेंगे उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, और मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन हमने एक जनरलाइज जो है डिटेल उसकी देख ली है कि डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स जो हैं वो कैसे इफ़ेक्ट कर रही हैं और
इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग जो है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। उसके बाद आप उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस लिखेंगे, जिस तरह से हमने बात की है एसिटाइलकोलिन की। उसके बाद उसका फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हैं, उन कौन कौन से रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है, सिलेक्टिविटी क्या है, यूजेस क्या हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें इन ड्रग्स के एडवर्स इफ़ेक्ट्स की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको एक मैं निमोनिक बता देता हूँ। जितने भी ये ड्रग्स जो हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, उनके लिए एक निमोनिक आप यूज़ करेंगे डम्बल का, DUMBBB फिर E और 2L। अब देखें ये एक निमोनिक है जिसके थ्रू आप इनके एडवर्स इफ़ेक्ट जो हैं वो बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, जितने भी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हैं। डी से क्या है, डायाफोरेसिस, जिसको हम स्वेटिंग बोलते हैं। ये आप लिख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने नोट्स बना के उसमें ये लिख लेना, डायाफोरेसिस है। सेकंड जो है वो यूरिनेशन है, यूरिनेशन इंक्रीज़ हो जाती है। थर्ड जो है वो मायोसिस है, मायोसिस का मतलब है पिन पॉइंट प्यूपिल। अब बी जो है वो 3 बी हैं, ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकोस्पेज़म और ब्रोंकियल सिक्रीशन, ये इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएंगे। फिर ई जो है इसमें हमारे पास इमेसिस आ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि मोटिलिटी इंक्रीज़ हुई, सिक्रीशंस इंक्रीज़ हुई, वॉमिटिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। एल जो है वो एक लैक्रीमेशन है, आइज़ की जो टीयर्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी और स्टूल जो है वो लूज़ हो जाएंगे। तो ये सारे हमारे पास जो है एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के। तो जब भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से डिटेल में बयान करेंगे। तो इसी तरह से आपने जितने भी चैप्टर्स आएंगे हम कंपेयर करेंगे उन ड्रग्स को। आपको ये याद रखना है कि मेन उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए आप जब इसको बुक से पढ़ेंगे तो आपने मेन ड्रग को बहुत अच्छे से करना है, बाकी जितनी भी ड्रग्स हैं उनको कंपेयर करना है मेन ड्रग के साथ, और उसके अंदर से आपने ये देखना है कि कोई स्पेसिफिक फ़ीचर क्या है उन ड्रग का। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रग है एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम के बारे में आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि कौन सी ड्रग है जो कि मायास्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस में यूज़ होती है। अब देखें एक होता है कि कुछ ड्रग जो हैं वो ट्रीटमेंट में यूज़ हो रही हैं, कुछ जो हैं वो डायग्नोसिस में यूज़ होती हैं। तो इसमें एक एड्रोफोनियम ड्रग ऐसी है जो कि डायग्नोसिस ऑफ मायास्थीनिया ग्रेविस में यूज़ होती है। तो इस तरह के पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बाकी बहुत आसान है, ये सारे चैप्टर्स आगे जैसे जैसे हम जाएंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ ना लगे, कोई पॉइंट क्लियर ना हो, आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, या कोई भी ऐसा टॉपिक। एक तो ये है कि हम एक सीक्वेंस से चल रहे हैं फार्माकोलॉजी को लेके, लेकिन उसके अलावा अगर आपको स्पेसिफ़िकली कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक समझना है तो वो कमेंट्स में मुझे बता दें, ताकि हम उसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर जो है वो भी बना सकें। तो ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, इनको बहुत ध्यान से जब आप पढ़ें। हर ड्रग को जब आप पढ़ते हैं तो किसी फर्स्ट ड्रग के साथ उसको कंपेयर करते जाना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको फॉर एग्ज़ाम्पल पूछा जाएगा कि क्लासीफाई कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एंड एक्सप्लेन पाइलोकार्पिन। तो आपको अब मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपने किस तरह से क्या क्या पॉइंट्स क्लासिफिकेशन में और ड्रग्स के अंदर एक्सप्लेन करने हैं। अगर आप इसी तरह से करेंगे तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। तो कोशिश करें कि बहुत अच्छे से चीज़ों को करें, अंडरस्टैंड करें चीज़ों को, कॉन्सेप्ट डेवलप करें, उसके बाद आपको फार्माकोलॉजी जो है बहुत आसान लगेगी।